ये हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? बुनियादी तौर पे पहले जंग जो थी वो दिफाई महाज पे लड़ी जाती थी, बॉर्डर्स पे लड़ी जाती थी, उसमें सिपाही हिस्सा लेते। अब ये वॉरफेयर इकोनॉमिक वॉरफेयर बन चुकी है, डिजिटल वॉरफेयर बन चुकी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बन चुकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की बेकदरी, ये भी इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है। पाकिस्तानी रुपए को जितना ज्यादा कमजोर किया जाएगा, पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ता चला जाएगा। इस बात को मेरी गौर से समझो। पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ज्यादा कर्जे मुसल्लत किए गए हैं, है ना, जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं वो दबाव का शिकार बनेंगे। इससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को मामू बनाना बहुत आसान है, इसलिए बनने से पहले ही हम बन जाते हैं। क्या? मामू नहीं, आप कुछ और सोच रहे थे, वो तो आप हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े शरीफाना जुबान में समझा रहा हूं कि आप क्या हैं। आपको मासूमियत से बना दिया जाता है, बेवकूफ़ आप बन जाते हैं। इसहाक डार बड़ा गंदा था, बड़ा गलीज आदमी था, बड़ा खराब आदमी था। उसने रुपए को जो है मजबूत रखा हुआ था, डॉलर को उसने सस्ता किया हुआ था, बड़ा गंदा आदमी था वो। अरे भाई, बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बात अब्दुल हफीज शेख हैं या डार साहब की नहीं हो रही, या शौकत तरीन साहब की नहीं हो रही, बाकर रजा साहब की नहीं हो रही। यहाँ इस मुल्क की सालमियत की बात हो रही है। रुपए की बेकदरी हमारी जेब में पड़े इन पैसों को किसी काबिल, किसी अहमियत का हामिल नहीं छोड़ता। हम जीरो हो जाते हैं। हमारा रुपया जो है कुछ अरसे में किलो में चलेगा, किलो में। ये जो जीरो वीरो इसमें लगे हुए हैं, इनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लोग तोल तोल के देंगे अगर आप इसी तरह डॉलर को मजबूत होने देंगे। या आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क का इर्रिवर्सिबल नुकसान कर रहे हैं आप। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। क्यों? आप बहुत भोले हैं। आप पहले, फिर उसके बाद आप पंगा ले लेते हैं, उसके बाद जो आपके साथ होता है फिर आप रोते हैं। पहले सीना पीट रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, काबुल में हम जीत गए, हमने जिताया तालिबान को। फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, ये देखो न्यूजीलैंड की टीम चली गई। अब उन्होंने कहा बेटा सुपर पावर से पंगा लिया है, और नहीं तो क्या। आपका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। अच्छा मुझे यह बता दो, ये जो नई दोस्ती की है इससे हमें क्या मिलेगा? बोले हमने चाइना से दोस्ती कर ली, डिस्को डांस। हम रशिया के पास चले गए, उससे जपियां मिले, डिस्को डांस। आपको रशिया कोई डॉलर नहीं दे सकता, ना आपको रशिया तिजारत दे सकता है। अगर आप रशिया के साथ जपियां पपियां भी डाल लेंगे और बड़ी कस के जपियां पपियां करेंगे तो भी वो आपको कोई पैसे नहीं देगा। रशिया विल गिव यू नथिंग। मैं लिख के देता हूं आपको यह बात। वो तिजारत भी अगर हमारे साथ करेगा तो वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम 1 बिलियन बूस्ट हो जाएंगी। वो भी अगर वो खींच खांच के दुनिया का हर हरबा इस्तेमाल कर ले। रशिया से आपको 1 टका नहीं मिलेगा। उससे दोस्ती करने का क्या फायदा? फिर चाइना, पानी नोनी ओ, सुबह शाम उनके गाने गाए, डॉलर नहीं मिले। क्या फायदा चाइना से दोस्ती का? चाइना हमें अपना सामान भेजता है, हमसे खरीदता नहीं है। उसने कोई डॉलर नहीं दिया। हम टैक्स पे कर करके चाइना के लिए सड़कें बना रहे हैं और साथ साथ गाने गा रहे हैं, पानी नोनी यू या पू पा टूटा, और उसमें मिल हमें कुछ नहीं रहा, टकेगा भी। चाइनीज थोड़े बहुत आए थे, भाग गए। अब भाग गए, भगाए गए, अपन को नहीं पता। लेकिन जो भी बात है, चाइना से कुछ नहीं मिलना, चाइना रशिया से कुछ मिलना नहीं। बिला वजह उनसे जपियां पपियां लगाने की क्या जरूरत है? नोटू मिलना अमेरिका से। अरे भाईजान मेरी बात एक सुनो, ये शतरंज का खेल नहीं है, ये ताश का जुआ है। शतरंज के खेल में गोटियां बराबर होती हैं,
ताश के खेल में किसी के पत्ते मजबूत और किसी के कमजोर होते हैं। तुम्हारे पास सारे पत्ते कमजोर हैं। कमजोर पत्तों से तुरुप का खेल नहीं जीता जा सकता। मेरी प्यारी कौम, अपनी आंखें खोलो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हाइब्रिड वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, रुपया सस्ता, डॉलर मजबूत, पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में इजाफा, तिजारती खसारे में इजाफा, रुपए की बेकदरी, पाकिस्तानी की बेकदरी। बड़ी गहरी बात की है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू हैं जनाब जफर पराचा साहब, किसी तरफ के मोहताज नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से मुंसलिक हैं। इसके साथ जनाब शान सईद साहब कुआलालंपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कुआलालंपुर मलेशिया से, और जनाब अमीन यूसुफ जो कि एक मारूफ इम्पोर्टर हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं जफ़र पराचा साहब आपसे करता हूँ। जफ़र पराचा साहब, बात यह है कि इंटरनेशनल इकनॉमिक वॉरफेयर का हम हिस्सा बन गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमें प्रॉब्लम है जहां लोग कांटों से बचते फिरते हैं, पाकिस्तानी कांटे ढूंढते हैं ताकि कांटों पर पैर रखकर चीखें चिल्लाएं, कुछ कुरलाएं, और इसी तरह हमने पंगा बहुत लंबा ले लिया है। अब उसके आहिस्ता आहिस्ता समरात हमें मिल रहे हैं। कुछ हमें न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान से चले जाने की सूरत में मिले, कुछ रुपए की बेकदरी की सूरत में मिले। सच बात तो यह है कि जनाब वाला आगे बहुत कुछ होने वाला है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी मुश्किल मसले में फंस गए हैं। आप थोड़ा सा समझाइए कि डॉलर की और कितनी कदर में इजाफा होगा और रुपया और कितना बेकदरी का शिकार होगा। जी जी जनाब जफर पराचा साहब। जफर पराचा साहब, आपको मेरे ख्याल मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं शान सईद साहब की जानिब जाऊंगा। शान सईद साहब, आप तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बैनुल-अक़वामी खेल का हिस्सा हम फजूल में बन गए, जबकि हमें बनने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी कीमत हमें बड़ी भारी भरनी पड़ रही है। डॉलर की कदर में और कितना इजाफा देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी शान सईद साहब। अली, थैंक यू वेरी मच। अली, अगर आप देखें पिछले 7 दिन में डॉलर ग्लोबली जो है वो तकरीबन 1.25% जो है उसने, और अगर पाकिस्तान रुपये को देखें, पाकिस्तान रुपये ने 11% अपनी कदर खो दी है रुपये के अगेंस्ट इन 4 महीनों में। दूसरी है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बफर नहीं है। जब मैं बफर कहता हूँ तो हमारे फॉरेन रिजर्व में इतना कुशन नहीं है कि जब डॉलर में स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा रुपया उसको टैकल कर सके। ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपने रिजर्व्स हैं उसको बफर इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी वॉलेटिलिटी हो तो लोकल करेंसी उसको विथस्टैंड कर सके। और तीसरा रीजन है कि पाकिस्तान रुपया इसलिए भी अपनी कदर खो चुका क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से। अच्छा शान सईद साहब, एक नुक्ता आपके सामने देखिए, अगर रुपए की बेकदरी करेंगे तो ये 3 जो अवामिल आपने बताए हैं इसमें 2 पर बराह रास्त असर होगा। एक तो अगर रुपए की बेकदरी करते हैं तो आवर इंपोर्ट्स विल बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव, और नंबर 2 जो आपने बताया कि हमारा जो ये एक तो तिजारती खसारे का आपने बता दिया, और दूसरा ये कि हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं उनका बोझ हमारे ऊपर कहीं कदरे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब डॉलर 150 रुपए का होगा तो कर्जा और होगा, और जब डॉलर 170 रुपए का होगा तो तब कर्जा कुछ और होगा। दुरुस्त? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस रुपए की डेप्रिसिएशन से जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानियों को वो है अफराते ज़र का, इन्फ्लेशन का, जो एक चैलेंज बनता जा रहा है। और अगर इसी तरह डॉलर 175-180 पे चला गया
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट किस लेवल तक पहुंच जाएगा। बड़ी अहम बात आपने की। जफर पराचा साहब, आपको मेरी आवाज अब आ रही होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब इस इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर मजीद और रुपए की कितनी बेकदरी देखते हैं? जी जफर पराचा साहब। देखिए सर, बात यह है कि इस वक्त जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ शेयर करती है, उसके हिसाब से तो डॉलर की रुपए की इतनी बेकदरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इनकी कोई IMF के साथ और दीगर शराइत के साथ साथ कोई कमिटमेंट है रुपए की बेकदरी करने की और डिवैल्यूएशन करने की, तो दीगर बात है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हुकूमत का हर मामले में फेलर नज़र आ रहा है, सिवाय इसके कि ब्लेम करने के कि जी ये चोर है वो चोर है, सिवाय शिकायतें करने के हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। और उनका जो नया तरीकाकार है, जो उनके साथी हैं वो ये कहते हैं जी जफर मिर्जा था वो चोर था, नदीम बाबर था वो चोर था, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई रिकवरी हुई। अच्छा, एक जफर पराचा साहब, एक नुक्ता छोटा सा, के साथ जो बैंकर्स खेल रहे हैं, एक नुक्ता छोटा सा आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपकी करेंसी फ्री फ्लोट के अंदर है, आपका दुश्मन हिंदुस्तान जिसके खिलाफ पूरा दिन पाकिस्तान के अंदर रिवर्स प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, वो तो चंद बिलियन डॉलर के साथ आपकी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। अगर इंडिया चाहे तो फ्री मार्केट और फ्री फ्लोट सिस्टम का फायदा उठाते हुए आपकी रुपए की इतनी ज्यादा बेकदरी कर दे कि आपकी इकोनॉमी जो है ऑन दी वर्ज ऑफ कोलैप्स आ जाए, क्योंकि आपने तो फ्री फ्लोट का आपने वादा लिया हुआ है, कस्में खाई हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा आप ये एलैबोरेट करें कि फ्री फ्लोट विदाउट एनी इंटरवेंशन ये कैसे हो सकती है? देखिए जनाब, बात यह है कि फ्री फ्लोट होना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में है। हमको हकीकत पसंद होना पड़ेगा कि हमारे रुपए की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर हम फ्री फ्लोट नहीं करेंगे तो हम अपने जो नकाइस हैं हमारे वो सामने नहीं आएंगे। अब जैसे कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं पिछले 2 साल में, मैं समझता हूँ वो बेहतरीन पॉलिसीज़ रही हैं। 169 का डॉलर हुआ, फिर वापस 151 का हुआ, तो ये भी तो फ्री फ्लोट था ना। अब अगर सारी की सारी चीज़ें हमारी बेहतरीन हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको चाहिए अगर स्मगलिंग हो रही है उसको रोकें, और जो अगर बैंक्स इसको स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो उसको रोकें। जैसा कि अच्छा, मेरा ऐसा ख्याल है कि देखें अब इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है। मेरा ख्याल है किसी न किसी की तो यहाँ पर जो है वो, जिसे आप कह सकते हैं कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहा सख्त, लेकिन ये मलबा किसी न किसी के ऊपर तो गिरेगा। मुझे ये पता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के ऊपर नहीं गिरेगा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये स्टेट बैंक के ऊपर गिरेगा, और किसी न किसी एक बंदे को तो फारिग होना पड़ेगा। अब ये अल्लाह माफ़ करे, छोटा मुंह और बड़ी बात कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई इसकी कैजुअल्टी ज़रूर बनेगा। मैंने जैसे आप बताया कि शौकत तरीन साहब बहुत ही होशियार आदमी हैं और अभी फाइनेंस मिनिस्टर बने, मेरे ख्याल से वो तो कैजुअल्टी नहीं बनेंगे। और अगर इसका मलबा गिरना होगा तो ऐसा अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो सेंट्रल बैंक के ऊपर ही वज़न आएगा, इस चीज़ का बोझ भी आएगा। यहाँ पर अमीन यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ इम्पोर्टर भी हैं, इसके अलावा तिजारती और सनतकार तंजीमों के रहनुमा भी रहे हैं भी। वेलकम करता हूँ आपको अमीन यूसुफ साहब। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अमीन यूसुफ साहब, अब बात यह है कि इम्पोर्टर को तो हमारे मुल्क में बना दिया मुजरिम, सबसे बड़ा मुजरिम इम्पोर्टर है। जो इस मुल्क को आगे लेकर चल रहा है, इस मुल्क की मईशत को ठीक कर रहा है, वो मुजरिम है। जो इस मुल्क से किसी सूरत की रिबेट नहीं ले रहा, कस्टम के अंदर अपनी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, पाकिस्तान के रेवेन्यू में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है इम्पोर्टर, और हमारे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, वो मुजरिम है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इम्पोर्टर का जुर्म क्या है, ये मुझे बताएं, क्योंकि कंटिन्यूसली हमें बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ख़राब होती है, इंपोर्टर मुजरिम होता है। ज़रा मुझे समझाएं कि इंपोर्टर का क्या जुर्म है इसमें।
जी। देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि इंपोर्टर का जुर्म ये कि इंपोर्टर बना हुआ है, और अगर इंपोर्टर नहीं होगा तो फिर एक्सपोर्ट कैसे होगी? आप खुद बता दें, रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्टर तो एक सर्विस दे रहा है आपको, मंगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, करेंसी का रिस्क ले रहा है, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। फर्स्ट करे डॉलर अगर भी ऊपर जा रहा है पर नीचे जाता है, अगर उसके पास इन्वेंट्री पड़ी होती है तो वो लॉसेस में आता है, वो लॉसेस तो क्लेम नहीं करता ना। एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्ट करके रिबेट ले लेता है, और वो अपनी करेंसी भी संभाल के रख रहा होता है, कैश नहीं करा रहा होता है, अपने डॉलर नहीं ला रहा होता है। जब देख रहा होता है कि भाई डॉलर का रेट बढ़ेगा तो मैं अपने पैसे बाहर से लेके आऊं, या रोक लेता है, उस पर कुछ चेक नहीं है। इंपोर्टर पे हमेशा से नजला गिरता है, इंपोर्टर पे टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं, कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता। देखिए, इंपोर्टर तो अपनी फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन अमीर यूसुफ साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। केमिकल एंड डाइज आता है, टेक्सटाइल तो बगैर केमिकल एंड डाइज के चल ही नहीं सकता। तो रोजाना आपको सफेद कपड़े पहने पड़ेंगे, रंगीन कपड़े आप कैसे पहनोगे भाई? अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में, ये हमेशा वर्ड यूज करते हैं गैर जरूरी इंपोर्ट, यानी कि नॉन इसेंशियल। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा हैदराबाद अस्पताल का दिमागी तवाजुन खोया हुआ पागल होगा जो किसी गैर जरूरी चीज को इंपोर्ट करेगा? सर, जो भी इंपोर्टर कोई ना कोई चीज मंगवाएगा वो जरूरी चीज ही मंगवाएगा, नॉन इसेंशियल कौन मंगवाएगा? मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये किस चीज को नॉन इसेंशियल इंपोर्ट कहते हैं। जी भाईजान, नॉन इसेंशियल इंपोर्ट खाने पीने की चीजें, फल आते हैं आपकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, भाई अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोटी गाड़ियों में घूमे। एक जमाने में एक प्राइम मिनिस्टर होते थे मोहम्मद खान जुनेजो, उन्होंने 800 सीसी गाड़ी गवर्नमेंट लेवल के लिए कर दी थी कि 800 सीसी गाड़ी में आप घूमोगे, इससे बड़ी गाड़ी में आप नहीं घूमोगे। तो वो पॉलिसीज क्यों नहीं आती मेरे भाई? क्यों आप अपना रेवेन्यू जाया करते हैं एक्स्ट्रा चीजें मंगाने में? इसको इन्वेस्टिगेट करें, और मिलके मैं तो कहूंगा जितनी इन्वेंट्री पूरे साल में चाहिए, इन्वेंट्री प्लानिंग होनी चाहिए कि एक साल में इतनी इंपोर्ट चाहिए। बल्कि खाम माल भी अगर इंपोर्ट हो रहा है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। भाई एक साल की आपसे ज्यादा नहीं मंगाए, आपको पूरा जवाब देना चाहिए, स्टेट बैंक को देखना चाहिए, एक प्लानिंग बनानी चाहिए, इंपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, कोई एक इदारा होना चाहिए जो इंपोर्ट को वॉच करे। खुलेआम जिसको जो चाहिए वो मंगा लेगा। मतलब भाई ठीक है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपके पास डॉलर नहीं है तो क्या भीख मांगेंगे क्या आप? वो तो हम मांगने के एक्सपर्ट हो गए, यकीन करें। भीख तो हम ऐसे मांगते हैं, दुनिया के बड़े बड़े भिखारी आकर हमसे ट्रेनिंग ले लें, भीख मांगने से हम बिल्कुल नहीं रुकते। और सारी दुनिया को कहते रहते हैं हमने कशकोल तोड़ दिया, हम खुददार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जब भीख मांगने का टाइम आता है तो फौरन हाथ फैला के, झोली फैला के बोलते हैं दो भाई दो, हमको दो। खैर एनीवे, लोगों को बुरी लगती है मेरी बातें क्योंकि सच होती हैं। कड़वी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि ये सच होती हैं। छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, माहिरीन हमारे साथ जानने की कोशिश करूंगा डॉलर की कदर में इजाफा क्यों हो रहा है। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, हमारे साथ माहिरीन हैं। बात हम कर रहे हैं रुपए की बेकदरी, डॉलर की कदर में इजाफा, मईशत के ऊपर इसके मनफी असरात, फ़ायदा किसको हो रहा है। अब मैं जनाब शान सईद साहब से ये जानना चाहूँगा कि शान सईद साहब, देखिए मुझे आज भी याद है कि जब मलेशियन रिंगिट की बेकदरी हुई, डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, तो शान सईद साहब, तब महातिर मोहम्मद साहब वज़ीर आज़म थे मलेशिया के, उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस जिम्मेदार है उनके करेंसी मलेशियन रिंगिट की बेकदरी के पीछे। और उन्होंने पूरी और भरपूर कोशिश की कि किसी तरह मलेशियन रिंगिट की कदर को बचाया जाए। आज खैर मलेशियन रिंगिट एक अच्छी करेंसी सब तस्वर की जाती है एशिया की, लेकिन हम एक मुनफरिद किस्म की जाहिल सोच के मालिक लोग हैं। हमारे मुल्क की करेंसी की बेकदरी हो रही है और हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि मज़ीद भी बेकदरी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। बात समझ से वाला तर है कि एक्सपोर्टर्स अपने महदूद पैमाने पर फ़ायदे की खातिर रुपए की इतनी बेकदरी क्यों देखना चाहते हैं, जबकि मेरे सारे फाजिल मेहमान इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं कि कोई भी आसार ऐसे नहीं है, कोई भी माशी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से रुपए को इतना कमज़ोर होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, पस मंज़र को सामने रखते हुए? जी अली नासिर साहब, आपने बड़ी रेलेवेंट बात की, और ये 1996 से मैं सुनता आ रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान रुपी डेप्रिशिएट करेगा या डी वैल्यू होगा
तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हमारी इकोनॉमी के जो डायनेमिक्स हैं वो बड़े सिंपल है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट बेस्ड है। तो जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है मार्केट में, ओपन मार्केट में, या उसको सेंट्रल बैंक डीवैल्यू करता है, तो सबसे ज्यादा आपके जो नुकसान जो है वो आपकी इंपोर्ट को होता है, क्योंकि इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप करंट लेवल में देखें तो आपकी जो ऑयल प्रोडक्ट्स है वो 18% है आपका इंपोर्ट बिल, और इस वक्त ऑयल की प्राइस जो है वो $74 है। और अगले साल हम ये फोरकास्ट करें जो IQI में कि ये जो ऑयल प्राइस है ये $77 से $80 के ऊपर रहेगी। तो इमेजिन करें अभी $74 पे पाकिस्तान का जो है इतना इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी ज्यादा है रुपए की डेप्रिसिएशन की। तो जब ऑयल और बढ़ जाएगा अगले साल तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इस पे, जिस तरह आपने कहा डॉक्टर महाथिर मोहम्मद ने उस वक्त कैपिटल कंट्रोल लगाए थे 97-98 में, और जॉर्ज सोरोस को उन्होंने किस तरह डिफीट किया था, तो हमें भी कोई सख्त पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे ताकि तो जो हमारे यहाँ ये जॉर्ज सोरोस टाइप किरदार कौन है? हमारे यहाँ कौन ये किरदार है जो जॉर्ज सोरोस का रोल प्ले कर रहा है इस फिल्म के अंदर, और पाकिस्तान के रुपए की इतनी बेकदरी कर रहा है, हम पाकिस्तानियों को इतना बेहैसियत कर रहा है, और कौन हमारे साथ ऐसा 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है कि हम अपनी बेकदरी होते हुए एंजॉय कर रहे हैं? अली, बड़ा मुश्किल है कहना इस वक्त, क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ना कोई सबूत है कि मैं कह सकूं कि जी XYZ जो है वो कर रहा है या ABC कर रहा है। ये मेरा ख्याल है हमें पॉलिसी जो हमारे, अगर आप देखें 28 जनवरी 2020 को हमारा जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25% पे था, जो इतना हाई लेवल पे नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कुछ बिहाइंड द कर्व पॉलिसी डिसीजंस की वजह से हमें ये थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, और जो रुपए की कदर में इस वक्त हम देख रहे हैं 11% डेप्रिसिएशन हुई है 4 मंथ में, उसकी गलत पॉलिसी लेवर की इम्प्लीमेंट करने की वजह से ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बड़ी अहम बात किया आपने। जफर पराचा साहब की जानिब जाऊंगा। जफर पराचा साहब बड़े दूर अंदेश आदमी हैं, बहुत सारी इन्होंने पेशगोइयां हमारे प्रोग्राम में की जो सच साबित हुई। अब बात यह है जफर पराचा साहब कि इसके फलसफियाना मौजू पे आए बगैर आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या हम इंटरवेंशन देखेंगे पाकिस्तान रुपये को बचाने के लिए, या पाकिस्तानी रुपए को मजीद तबाह करने के लिए हम देखेंगे कि खामोश बैठा जाएगा उन इदारों की जानिब से जिनकी ये जिम्मेदारी है? क्या कहते हैं आप? देखिए जनाब, बात यह है, जहाँ तक इंटरवेंशन की बात है, स्टेट बैंक की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर जो इस वक्त जो पॉलिसी अपनाई हुई है वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट बैंक फिल वक्त इसके ऊपर कोई इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि जो 1.5 साल पहले रेट था 169, अभी भी हम वहीं खड़े हैं। तो इसलिए वहाँ स्टेट बैंक के कैंप के अंदर मुझको कोई इतनी तशवीश नज़र नहीं आती। वो लोग बड़े अपने इसके अंदर बड़े वो है, कूल माइंड है, और वो समझते हैं, मेरा ख्याल है कि ये रेट वापस आ जाएगा। देखिए आज शाम मुन्ने तेरी पॉलिसी एक्सपोर्टर्स के बारे में नहीं, आज शाम सॉरी उसको उर्दू में लिखा हुआ मुन्ने तेरी पॉलिसी पढ़ दिया मैंने। वो मॉनेटरी पॉलिसी शाम को आने वाली है, शाम को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी भी अगर आप देखें स्टेट बैंक की बेहतरीन है कि अगर आपका जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है वो 8.5% है, और एक स्टैंडर्ड जो असूल है वो ये है कि इन्फ्लेशन प्लस 2%, तो 10.5% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, जबकि आपका अभी तक 5% है। तो मुझे नहीं लगता कि आज इंटरेस्ट रेट कम होगा, मे बी 25 पिप्स शायद बढ़ा दे वो लोग। तो इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मुल्क में एक महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। फिर इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि एक्सपोर्टर्स, अगर आप पिछले 20 साल में देखें, 35 से 40% हम उनको रिबेट देते हैं, और उनकी कोई कारकर्दगी नाम की कोई चीज नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप रेमिटेंसेस देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जो बेचारे तपते हुए सहरा में काम कर रहे हैं, वो 10-12 बिलियन से उठ के 30 बिलियन पे चली गई है। उसके अंदर उनका भी एक बड़ा रोल है, स्टेट बैंक का भी है, और एक्सचेंज कंपनीज का भी बड़ा रोल है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी $30 बिलियन में से तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर का एक्सचेंज कंपनीज का हिस्सा है।
अगर यही इंसेंटिव एक्सचेंज कंपनीज को दिए जाएं तो मैं ये समझता हूँ ये 30 बिलियन से अगले 2 से 3 साल में 50 बिलियन हो जाएगा। और एक्सपोर्टर्स के साथ आप कुछ भी कर लें, वो कहेंगे 200 रुपए का डॉलर कर दें, जैसा आपने फरमाया, वो बहुत खुश है, तो भी वो कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे। नहीं, रेमिटेंस में मैं फुल फेवर करता हूं इस बात को। बाद भी अगर एक्सपोर्टर अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते तो मेरा ख्याल है हमको इस तरफ नहीं, रेमिटेंस पे मैं आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा ओवर रेगुलेशन कर दी है इन्होंने कि प्रॉब्लम ये पेश आ रही है कि उस ओवर रेगुलेशन की वजह से आप रेमिटेंस को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ रोशन डिजिटल के जरिए पैसे नहीं भिजवाना चाहता भाई, वो तो कन्वेंशनल टेक्निक के जरिए भी पैसे भिजवाना चाहता है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट तो नहीं खोलना चाहता, तो आप उनको फैसिलिटेट कहां कर रहे हैं? आपने तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना सख्त कर दिया है कि यहां पाकिस्तान डॉलर भेजना भी मुश्किल, यहां से डॉलर बाहर भेजना वो भी मुश्किल। यानी एक मसाइब की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी है कि जैसे FATF की वजह से आपने हाथ बांध दिए ओवरसीज पाकिस्तानी के। आप मुझे बताएं, वो तो हवाला उंडी के जरिए लाएगा, माजरत के साथ जी ला रहा है, बल्कि ऐसा लोगों ने कहा है। देखिए सर, बात यह है, देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए जो रेगुलेशन है वो तो हमको फॉलो करने हैं, क्योंकि हमारे पे FATF भी खड़ा हुआ है और हमारे ऊपर एक बेजा बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं हमारी सियासी और जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से कि आधी दुनिया हमारे खिलाफ है। तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने हैं। FATF के अंदर हम हैं और हम इस वक्त सबसे ज्यादा कंप्लाइंट जो है ना, कंप्लाइंट मुल्क है और हमारी एक्सचेंज कंपनीज भी। लेकिन इन सब पाबंदियों के बावजूद भी आप देखिए कि हमारी एक्सचेंज कंपनीज की और हमारी जो बैंक्स हैं और रेमिटर जो कंपनीज हैं उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतरीन है। सर हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ आपको बताऊं, फॉरेन पॉलिसी के मामले में ना हम बड़े ही बेवकूफ लोग हैं। हम लोगों को दोस्त दुश्मन का कुछ नहीं पता। मैं ऐसी बिल्कुल जैसे कॉलेज में एक दिल फेंक लड़का नहीं होता,